तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया प्रकाशन का बुक है जो कि सेट नंबर 5 बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक पदाधिकारी सचिवालय सहायक या बीपीएससी असिस्टेंट का भी जो कल बहाली आया है उसके लिए बीएसएससी 10+2 एवं CGL 4 हेतु उपयोगी पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्नों की तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या है। हम जो है आप लोग को जो है डेली के डेली एक सेट लेकर आता है। इसमें क्या है कि वीडियो लंबा होने के कारण हम 10 मिनट का ही वीडियो लेकर आते हैं। जैसे ही 10 मिनट होता है हम वीडियो को जो है बंद कर देते हैं, फिर आगे से अगला क्वेश्चन शुरू किया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो सऊदी अरब को। 25वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई। 23वां फीफा विश्व कप जो 2026 का आयोजन कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका में किया जाएगा। 24वां पुरुष फीफा विश्व कप का 2030 का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। अगला कौन होगा? तो 23वां जो होगा कहाँ होगा? तो आयोजन कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका में। 24वां कहाँ होगा? पुरुष फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। और 25वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी जो है सऊदी अरब को सौंपी गई। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के। इटली के जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरोव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता। जैनिक सिनर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल 2024 और 25 तथा एक 2025-24 का यूएस ओपन एकल खिताब शामिल है। अब आइए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वतंत्रता में 76वें गणतंत्र दिवस की 2020 की थीम है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत ने अपना 76वें गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1925 को स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम के साथ मनाया, जिसमें सैन्य शक्ति, विकास और संस्कृति विविधता पर प्रकाश डाला गया। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कि यह जो है इसका थीम क्या है। फिर आपको पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर कौन आए, किस देश के राष्ट्रपति आए थे? तो इंडोनेशिया के। या तो कौन आए थे? तो प्रबोवो सुबियांटो। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है। अभी जो है कैमा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां। 4 क्वेश्चन इससे जो है आप लोग को तैयार करना है। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.98%। इसमें देखिए वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि राष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला, आइए पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो पुरुलिया जिला में गर्म पंचकोट पहाड़ियों में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जो देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला केंद्र है और इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र ने वेधशाला चलाने और संसाधनों को साझा करने के लिए सिद्धू कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया? तो कुवैत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री का कुवैत यात्रा के दौरान वहां के अमीर महिम शेख मैसल अल अहमद अल उल जबर अल सबाह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कुवैत सिटी में 26वें अरेबियन गल्फ कप द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं का खिताब जीता है? तो नेपाल।
भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों ही फाइनल नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का पहला खिताब जीता है। यह खो खो विश्व कप का पहला आयोजन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें 20 पुरुष और 19 महिलाएं टीम ने हिस्सा लिया है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। भार्गव शास्त्र भारत की पहली माइक्रो मिसाइल आधारित प्रणाली है। यह झुंड ड्रोन या स्वार्म ड्रोनों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोन को पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय कर सकती है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी नारायणन को। डॉक्टर बी नारायणन को जो है इसरो के अध्यक्ष चुना गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन, भारतीय राज्य रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उन्हें कविता संग्रह में जब तक आई बहार तथा अंग्रेजी के लिए स्ट्रियन कीरो को उन्हें उपन्यास स्प्लिट्स नाइट्स को दिए जाने वाली घोषणा की गई है। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल जब तक आई बहार कविता के लिए हिंदी भाषा के लिए दिया गया। स्ट्रियन कीरो को स्प्लिट नाइट्स उपन्यास अंग्रेजी के लिए दिया गया। महेंद्र मलंगिया को प्रबंधन संग्रह निबंध के लिए मैथिली के लिए दिया गया। दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम कविता संस्कृत के लिए दिया गया। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में बना है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF ने मिलकर की है। इस बायोबैंक में भारतीय आबादी के जैविक नमूने रखे जाएंगे। इन नमूनों का इस्तेमाल डायबिटीज के लिए इलाज और रोकथाम के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इस रेलवे सी को 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। यह पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम और मांडपम को जोड़ेगा। यह पुल 2.07 किलोमीटर लंबा है। 13 नंबर में आइए, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य निम्न है। छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान 394 किलोमीटर स्क्वायर तथा झारखंड 287 किलोमीटर स्क्वायर है। 14 नंबर में आइए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WTO से अलग होने की कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। अब आइए, WTO ट्रंप के अनुसार अलग होने का सबसे बड़ा कारण WHO कोविड-19 महामारी से ठीक से न निपटना है। ट्रंप द्वारा अन्य विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ट्रंप द्वारा अन्य बड़े फैसलों में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना, यूक्रेन समेत कई देशों की आर्थिक मदद रोकना, मेक्सिको सीमा पर आपातकाल लगाना तथा मादक पदार्थ गिरोह को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करना आदि शामिल है। केंद्र सरकार हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम में। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों के लिए एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो सतलज और काली नदी के मध्य है। सतलज व काली नदी के मध्य है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य है। अब आइए, बहुउद्देशीय परियोजना नदी, तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है।
अब यहाँ ये परियोजना का नाम और नदी कुछ है, तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, नागार्जुन सांग परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, और जैकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, नाथवा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। टोटल इसमें आप लोग देख ले 3, 4, 3, 7 और 4, 11 जो है महत्वपूर्ण परियोजना इसके बारे में दिया गया है। इसे एक बार जरूर आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते जाएं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन सदस्यों का कार्यकाल लगभग 1 वर्ष होता है। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। वर्तमान में इस समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल है। अभी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल हैं। इसे अस्थायी मितव्ययता समिति, कॉन्टिन्यूशन इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। अब आइए, प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी मितव्ययता समिति, कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले ये भाग 20 जो है संविधान संशोधन से सही है, भाग 17 राज्यसभा से सही है, भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच में संबंध है, ये भी सही है। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आबाद उपबंधन अनुच्छेद 352 से 360 है, और न कि निर्वाचन है। निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब शुरू करिए, आते हैं भाग 8, 18 जो है निर्वाचन से संबंधित नहीं है। किससे है? तो भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राज्यसभा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 है। ये था मेरा आज का सीरीज। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें, और जो है हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ क्यूज आप लोग कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में जो है क्यूज डेली का डेली होता है। 7 बजे से साइंस का क्यूज होता है, 9 बजे से करंट अफेयर्स का क्यूज होता है, 7 से 8 में साइंस और जीके का क्यूज, और 9 बजे से करंट अफेयर्स का क्यूज होता है। धन्यवाद। ये था मेरा आज का सीरीज। हम अगला सीरीज फिर लेकर आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 20 से आएंगे। अभी लाने से वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थैंक यू, धन्यवाद।